जीके टीएमटी, शानदार सोच बेमिसाल जज्बा। नमस्कार, मैं हूं आरजे अनिमेश और आपका स्वागत है शानदार सोच बेमिसाल जज्बा जीके टीएमटी और माय एफएम की इस कोशिश में, जिसमें हम ऐसे सिग्नेचर से मिलते हैं जिनसे कुछ नया सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं। और आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, एक ऑथर से मिलने वाले हैं, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलने वाले हैं, एक एंटरप्रेन्योर से मिलने वाले हैं, एक इन्फ्लुएंसर से मिलने वाले हैं। और आपको लगेगा कि भरा पूरा स्टूडियो है, लेकिन आप देखेंगे तो अकेले प्रांजल कामरा नजर आएंगे। वो शेर प्रांजल आपको देख के याद आता है कि एक इंसान में होते हैं कई आदमी, जब भी देखना बार बार देखना। सो वेलकम टू माय एफएम और जीके टीएमटी का ये पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपसे मिलके, एंड थैंक यू मुझे कंसिडर करने के लिए वर्दी इस अपॉर्चुनिटी के लिए। नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि एक यंग बंदा जिसने सबसे पहले उस चीज़ को समझ लिया जिसकी समझ बहुत लेटर इन द लाइफ आती है, मनी एंड हाउ इट वर्क्स। तो शुरू से शुरू करते हैं। पहले तो ये इतनी जो आइडेंटिटी है आपकी कि एक इन्फ्लुएंसर भी, एक फाइनेंशियल एजुकेटर भी, एक रिसर्चर भी, एक एंटरप्रेन्योर भी, एक ऑथर भी, सबसे क्लोज आपके कौन सी आइडेंटिटी है? एंटरप्रेन्योर। हाँ जी, क्योंकि बाकी सब जो है वो उसी के लिए है। राइट। तो जैसा आपने कहा कि पैसों की समझ लोगों को यूजुअली बाद में आती है, मुझे आपने कहा पहले आती है। मैं इसमें सोचता हूँ कि ग्रोइंग अप जिस चीज की तंगी सबसे ज्यादा होती है उसकी अकल सबसे पहले आती है। राइट। तो ग्रोइंग अप घर में फाइनेंशियल कंडीशंस ऊपर नीचे होती रहती थी। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि मैंने कोई खिलौना चाहा, आई थिंक मैं 4th क्लास में था इफ आई एम राइट, और पापा ने मुझे बुलाया और उन्होंने ना कोई बहाना बनाया ना बोला। आई वॉज 8 years old और उन्होंने मुझे क्लियरली ये बोला, देख बेटा अभी ना अपने घर में पैसे नहीं है, ओह वाओ, तो अभी मैं तेरे को दिला नहीं सकता और तू मेरे से ऐसे मांगा मत कर वरना मुझे बुरा लगता है कि मैं तुझे दिला नहीं पा रहा हूँ। क्या बात। तो दैट क्रिएटेड दिस थॉट इन माई माइंड कि यार फाइनेंशियली स्टेबल होना जरूरी है। राइट। और कुछ उसके नुकसान भी हुए कि फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स मैं फिर पापा से कभी कुछ मांग नहीं पाया कि पता नहीं अभी कैसी स्थिति होगी, कहीं उनको मेरे को फिर से बोलना पड़ा और मैं उनको शर्मिंदा कर रहा हूं क्या। और उससे फिर एक बात ये हुई कि मुझे जल्दी बड़ा होना है, जल्दी पैसे कमाने। तो नेक्स्ट ईयर 5th क्लास में मैं और मेरा दोस्त मिलके कॉमिक्स रेंट पे दिया करते थे। उस समय राज कॉमिक्स, नागराज, ध्रुव। यस तो पूरा संदूक भर के कलेक्शन हो गया था। हम रायपुर में जहां भी शास्त्री बाजार और जहां भी सेकेंड हैंड किताबें मिलती थी, वहां से हम बस किलो से भर के ले आते थे। तो रायपुर में जो भी कॉमिक्स बेचता था वो हमारे पास लैंड होती थी, ऐसा लगता है। राइट। और ये जो कॉमिक्स शेयर करते करते शेयर तक पहुंचना है ये कैसे हुआ, ये जर्नी? मतलब एक बिजनेस करना है वो ठीक था जी, इस सेक्टर में करना है और इसमें भी फ्यूचर है, क्योंकि रायपुर को हम बहुत नीश समझते हैं शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं कभी भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मेरा हमेशा बिजनेस करने का रहता था। तो पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं था, तो पेरेंट्स बहुत, माँ खास करके मेरी बहुत चिंता, वो एकेडमिक बैकग्राउंड से है, वो दुर्गा कॉलेज में प्रोफेसर है, तो वो बहुत चिंता करती थी कि क्या होगा इसका। तो मैं पब्लिक स्पीकिंग में ठीक ठाक था। मैं स्कूल से डिबेट्स जीतता था, इंटर स्कूल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। तो उनको लगता था, उन्होंने और हमने घर में सनी देओल की पिक्चरें देखी थी, हमें लगता था कि अगर बोल अच्छा सकते हो तो अच्छे वकील बन सकते हो। तो उन्होंने बोला तू वकील बन जा। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने कहा बन जाता हूँ। ठीक है। तो तब क्लैट शुरू ही हो रहा था, तो शायद कंपटीशन कम था, जो भी था मैंने निकाल लिया वो एग्जाम। फर्स्ट वीक ऑफ लॉ स्कूल, और मुझे रियलाइज हुआ यार वकील को तो बोलना होता ही नहीं है, बोलने का काम तो शायद 2% है सारे काम में। बिल्कुल, कोर्ट्स के पास तो टाइम ही नहीं है कि वो आपको सुने। तो मैं एक हफ्ते बाद घर आके बोला मुझे तो वकील नहीं बनना। तो उन्होंने कहा देख तेरी साल भर की फीस तो हमने दे दी है तो तब तक करते रहे जब तक तुझे कुछ और नहीं मिलता। वैसे ही तुझे कौन सा कुछ और मिल रहा है। वो कुछ ना मिलते मिलते 3 साल निकले 5 में से। ठीक है। 3 साल बाद मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला। जो कॉलेज मुझे जाना था, सेबी मार्केट रेगुलेटर का कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जहां साल भर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाते हैं। वो कॉलेज पीजी ओनली कॉलेज था। ठीक है। तो ग्रेजुएशन तो करना ही था। मेरे 3 साल निकल चुके थे। अब या तो मैं छोड़ के फिर से 3 साल करूं या 2 साल लॉ ही कंप्लीट कर लूं। ठीक है।
इसलिए मेरा ये लॉ कंप्लीट हुआ, वो भी 5 के 6 साल में हुआ, 1 साल में फेल हुआ अन्ना आंदोलन के कारण। ओके। फाइनेंस में इंटरेस्ट ऐसे आया कि घर में अक्सर कभी ना कभी घर में कोई एक CNBC या जी बिजनेस या ऐसा कोई बिजनेस न्यूज़ चैनल देख लेता है। तो पापा एक दिन देख रहे थे, यूजुअली तो मेरे सर के ऊपर से जाते थे वो प्रोग्राम, आज भी सर के ऊपर से जाते हैं अच्छा। वो प्रोग्राम। तो लेकिन एक उसमें से ऐसा प्रोग्राम था जो लाइव कॉलर्स प्रोग्राम था, और वो डॉन के गेटअप में होस्ट रहते थे। ओके। और अगर पंचिंग बैग था सेट में, बिल्कुल डॉन वाला सेट था, और लोग फोन करके शेयर के बारे में पूछते थे। ठीक है। अब अगर कोई शेयर खराब रहे तो वो बड़े एनिमेटेड हो जाते थे, वो ना फोन को फेंक देते थे और ऐसे कैमरे में देख के प्रोड्यूसर बंद कर दो ये शो, 5 साल हो गए, लोग सीखते तो है नहीं, तुमने खेलना जुआ ही है, तो मैं क्यों आ रहा हूं हर हफ्ते तुम्हारे सामने, खेलो जुआ। दैट कनेक्टेड विद अ यंग माइंड कि यार ये कुछ अलग है। तो फिर समझ में आया ये ऐसे चलेगा नहीं भाई, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब 2011-12 की बात होगी, तब अगर आप शेयर मार्केट गूगल करो तो मेरे जैसे लोग नहीं मिलेंगे जो भटका देंगे, इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे, तब आपको वॉरेन बफेट ही मिलेंगे। हाँ। तो मुझे थैंकफुली वॉरेन बफेट मिले, मुझे बहुत पसंद उनकी एक बात आई जिससे मैंने उस समय इंटरनेट में जो कुछ उनके बारे में था 2 साल लॉ स्कूल में सब पढ़ लिया। वो ये कि वो तब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे, 15 साल पुरानी कार चलाते थे और 40 साल पुराने घर में रहते थे। हाँ। और बोले जिस समय कुछ महीने अगर मेरे रिटर्न्स अच्छे ना हो तो मेरा नाश्ता होता था मैकडॉनल्ड्स का सबसे सस्ता बर्गर, और अगर मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूं तो मैकडॉनल्ड्स का थोड़ा महंगा वाला बर्गर, पर उससे ज्यादा खर्चा मैं नहीं करता था। तो मुझे वो बहुत रेजोनेट किया कि अक्सर नहीं तो हम, एटलीस्ट मैंने अपने आसपास रियल लाइफ में ये देखा था कि किसी ने थोड़ा पैसा कमाया कि सबसे लंबी गाड़ी आ जाती है और सारी लाइफस्टाइल बहुत ही दिखाने वाली हो जाती है। अच्छा, किसी ने अभी अपनी पहली कमाई शुरू की हो, एंटरप्रेन्योर हो या अपना सैलरीड हो, एक काम अगर उसे कोई करना हो तो क्या करना चाहिए? अपनी सैलरी से सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ओके। कोई एक बुक अगर किसी को, आपको सुन के, एक तो इन्वेस्टोनॉमी है ही नहीं, कोई एक बुक जहां से जी वो पढ़ना चाहे और स्पेशली फाइनेंशियल वर्ल्ड को पढ़ना चाहे? अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा है पहले कभी, तो पैसे की समझ के लिए रिच डैड पुअर डैड बहुत अच्छी है। आयरॉनिकली उनकी और कोई किताब मत पढ़िएगा, सिर्फ वही पढ़िएगा, वही अच्छी है। ओके। हाँ, बाकी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, पर वो बहुत अच्छी है। अगर किसी को पैसे पता है, मार्केट में आना है, तो द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर बाय गाय स्पियर। ओके। ये दो। और ऑन एवरेज एज एन इंडियन हमको हमारी इन्वेस्टमेंट या हमारी जो पैसे को लेकर आदत है कोई एक बदलनी हो तो क्या बदलनी चाहिए? पहले इन्वेस्ट करिए फिर खर्चा। तो आप जो भी कमा रहे हैं, अगर आप कोशिश करके उसका 20-25% पहले जिस दिन सैलरी आती है उसी दिन PF पे डाल दिया, NPS पे डाल दिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया, और बाकी से महीना चलाया, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। कोई एक चीज जिस पे खर्च करने से आपको कोई एतराज नहीं है? पेरेंट्स के साथ घूमने में मुझे, आई थिंक अब वो 65 के आसपास है, पता नहीं कब तक घूम सकते हैं, तो मैं ना उसमें बहुत खर्च कर देता हूँ, साल में 2-3 बार। राइट। कौन सी चीज रिगार्डिंग फाइनेंस है जो बहुत अंडररेटेड है? FDs, पता नहीं क्यों सब चिढ़ते हैं उससे। अच्छा। हाँ, मतलब FDs में कुछ बुरा नहीं है। दो चीजें मुझे चाहिए होती हैं किसी अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में। इसको मैं एक बार बल्कि ब्रॉड करके भी बोलूंगा, फाइनेंस में ना सर बहुत सिंपल है। जो प्रोडक्ट आपको कोई ना बेच रहा हो वो बहुत अच्छा है, और जो हर कोई बेच रहा है वो बहुत खराब है। हाँ। अब आप देखो, क्रेडिट कार्ड हर एयरपोर्ट में बिकता है, करेक्ट, प्लीज ले लो, हाँ। लाइफ टाइम फ्री, अब तो मेलों में बिक रहा है, हर जगह बिक रहा है। FD आपको कोई नहीं बेचता, ट्रू, स्टॉल लगा के। हाँ। और कौन सा प्रोडक्ट कोई नहीं बेचता? आपको नेशनल पेंशन स्कीम कोई नहीं बेचेगा, करेक्ट, कोई बोलेगा ही नहीं। हाँ। या पब्लिक प्रोविडेंट फंड कर लो, कोई नहीं बोलेगा। आपको क्या बोलेंगे? यूलिप वाला इंश्योरेंस ले लो, तीसरा इंश्योरेंस ले लो, चौथा इसमें मनी बैक है, इसमें जीवन की रक्षा हो जाएगी, ये जीवन के बाद भी है, पता नहीं क्या क्या जी। लेकिन FD, नेशनल पेंशन स्कीम और ये PPF, ये 3 प्रोडक्ट आपको कोई नहीं बेचेगा, और ये तीनों बहुत अच्छे हैं। तो फाइनेंस को लेके जो जेनजी और मिलेनियल्स भिड़ते हैं उसमें आपके FD एक्सप्लेनेशन के बाद इवन बेबी बूमर्स, मिलेनियल्स ये खुश हुए होंगे कि हम ठीक बोल रहे थे। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि जेनजी बहुत आउटप्ले कर देते हैं, उनका अरे आपको फाइनेंस पता ही नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब सिर्फ FD करो। हाँ, पर दूसरी भी तो प्रॉब्लम है कि FD करो ही मत। हाँ, बीच का बैलेंस, हर चीज में बैलेंस। राइट। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि GK TMT अपने आप में एक
रिनाउंड हाउस है, उनका बिजनेस सेटअप इंस्पायर करता है हमको। जी छत्तीसगढ़ को लीडिंग फ्रंट पे वो लेकर आते हैं। वो ये तय करते हैं कि हम शानदार सोच बेमिसाल जज्बा ऐसी कहानियाँ लोगों के सामने लेकर आएंगे और एक पॉडकास्ट इनिशिएटिव से जुड़ेंगे माय एफएम के साथ में। जी ये जो प्रयास है जी, ये पर्सनली आपको कैसा लगता है? ये मुझे सर ऐसा कोई भी प्रयास, और खास करके जब वो छत्तीसगढ़ ओरिएंटेड हो, तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है सर, क्योंकि आज भी पिछले 5 सालों में 6 साल में मैंने ऐसा बहुत देखा है कि मेरे साथ, मुझे अभी 8 साल हुए हैं एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किए हुए, तो मैं ऐसा देखता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप में नेचुरल है कि 10 में से 9 किसी ना किसी कारण से फेल हो जाते हैं। वो बुरे थे ऐसा नहीं है, नेचुरल है, दुनिया में हर जगह होता है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो जो 10 में से 1 सक्सेसफुल होते हैं, तो अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 10 सक्सेसफुल हुए, उन 10 में से 9 बाहर चले जाते हैं। तो आई थिंक इस शो के जरिए जब हम छत्तीसगढ़ के आइकन्स को ला रहे हैं, उनके जज्बे की बात कर रहे हैं, अगर हम ये इंस्पायर कर सकें कि जब आप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, एक तो यहां से सक्सेसफुल हुआ जा सकता है और सक्सेसफुल होने के बाद भी यहां से कंटिन्यू किया जा सकता है। क्योंकि हो क्या रहा है, जब हम बैंगलोर की हालत देखते हैं, मुंबई की ट्रैफिक की हालत देखते हैं, वहां फ्रस्ट्रेशन देखते हैं, आई थिंक ये पूरे देश की जिम्मेदारी है कि हम और ज्यादा ऐसे हब्स बनाएं, जो गांधी जी बोलते थे कि ग्राम लेवल पे अगर हम इंडिपेंडेंट हैं तो ये देश ज्यादा सस्टेनेबली ग्रो करेगा। करेक्ट। तो अगर छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ रह के खुद भी ग्रो करें और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें, तो हम बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई को भी क्राउडेड होने से बचा रहे हैं और हमारे लोगों के साथ हम टाइम भी ज्यादा स्पेंड कर पा रहे हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि छत्तीसगढ़ के लोग यहीं रुके। ग्रेट, एंड थैंक यू सो मच कि आप यहीं रुके। और आपने यहाँ से जो, चूंकि हमारा मेजरली जो शेयर बाजार का काम है, इन्वेस्टमेंट का काम है, मुंबई से ड्राइव होता है, आपने इंजन यहाँ लगाया और यहाँ से वो वेल्थ जनरेशन का सिलसिला, अवेयरनेस का सिलसिला, इन्वेस्टमेंट को समझने का सिलसिला, लाइफ को समझने का सिलसिला जो शुरू हुआ, वो हमको अवेयर तो कर रहा है, फाइनेंशियली स्टेबल भी कर रहा है, और वो जो हमारा प्राइड है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, उसको भी आगे बढ़ा रहा है। एंड थैंक यू सो मच, यू अग्रीड टू कम ऑन दिस शो एंड शेयर योर व्यूज़। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। बहुत वेल्दी लगा, आई मस्ट से। तो हमारा ये प्रयास था कि शानदार सोच बेमिसाल जज्बा में एक जज्बेदार कहानी प्रांजल कामरा जी से हम जुड़ें। आप फिनोलॉजी टिकर को, सोशल मीडिया पे प्रांजल जी को जो लाइफ का नॉलेज पी के बोला था से मिलता है, उसको फॉलो कीजिएगा, इन्वेस्टोनॉमी को पढ़िएगा, मिंट योर मनी को पढ़िएगा, और रॉयल्टी अपन शेयर कर सकते हैं। जी सर। हार्डली कुछ आती है सर। नहीं, ये जो फॉलो करेंगे उनकी मैं बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो जोक्स अपार्ट, बट ऑन अ सीरियस नोट, एक यंग वाइब्रेंट माइंड ऑफ छत्तीसगढ़ बहुत कमाल की मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट की समझ को बढ़ा रहे हैं लगातार, और उससे समझने का हमने हमारे शो में प्रयास किया। आपको कैसा लगा बताइएगा। फिर कोई एक सिग्नेचर ऑफ छत्तीसगढ़ आपसे हमारे शो में ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए मैं आरजे अनिमेश प्रांजल जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आए और हमें एनलाइटन किया आपने। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज़, योर एक्सपर्टीज़। आप अपने व्यूज़ अब शेयर कीजिएगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जीके टीएमटी शानदार सोच बेमिसाल जज्बा।